बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पेडागोजी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे जी। आपको पता है कि टोटल हमारे पास 30 लेक्चर्स हमारे होने हैं पेडागोजी के। इन 30 लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि आपके पेडागोजी को कंप्लीट कर दें। अगर आपने किसी भी जॉब के वाले से पेडागोजी खासतौर पर तैयार करनी है, उसमें आपके टीचर की जॉब है, एजुकेटर की जॉब है, SST की है, हेडमास्टर की है, TGT की है, मीन्स कोई भी आपके पास जॉब है, इसमें आपने अप्लाई किया और इसमें आपने पेडागोजी का पोर्शन तैयार करना है, तो ये 30 लेक्चर अगर आप कवर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम पोस्टों के वाले से पेडागोजी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि लेक्चर नंबर 2 जो हमने किया था उसका मैंने नीचे आपको टेस्ट मेंशन कर दिया था, क्योंकि आपको पता है जो भी हम लेक्चर देते हैं उसके नीचे उसका टेस्ट भी कर देते हैं, ताकि अगर आप अच्छे तरीके से अपना लेक्चर सुन के इसको आप इसके नोट्स पढ़ के याद करके आप ये टेस्ट अटैम्प्ट करें, तो अगर आपका टेस्ट अटैम्प्ट मुकम्मल हो जाता है तो इट मीन्स कि आपका लेक्चर तैयार हो गया। ठीक है, अगर आपको टेस्ट में से किसी किस्म का कोई मसला आ रहा हो तो आप लेक्चर को दोबारा सुने, दोबारा याद करें, इंशाल्लाह ताला आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो टेस्ट नंबर 2 पहले मैं आपका ये इसके आंसर मेंशन फटाफट कर दूं, ताकि आप लोगों में से जिसने भी लेक्चर लेकर ये टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश की है वो अपने आंसर्स के साथ टैली कर लें। उसके बाद फिर आज के हम लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना एजुकेशनल असेसमेंट, इसमें टेस्ट पढ़ेंगे, मेन टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे, इसमें MCQs के वाला पढ़ेंगे, फिर मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है पर्पस ऑफ असेसमेंट, फिर हमने पढ़ना टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फिर टाइप्स ऑफ असेसमेंट में आपने पढ़ना है मोड्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ये, और उसके नीचे टेस्ट नंबर 3 मैंने मेंशन कर दिया है आज के लेक्चर का। ठीक है, तो पहले हम इसको लेक्चर नंबर 2 का टेस्ट कर लें, फिर लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको टेस्ट आपका बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 था जी, ह्यूरिस्टिक मेथड इज मेंट फॉर, इसका मतलब था टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, इसमें आपने जस्ट अपने आंसर के साथ टैली कर लेने हैं। ठीक है, और साथ मैंने मेंशन किया था कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी, सुक्रातिक मेथड इज नोन एज, इसको हम डायलैक्टिक मेथड भी कहते हैं। मेथड्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न, एसोसिएशन, एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज नोन एज, इसको हम कहते हैं जी, आपके पास होता है जी, इसको कहते हैं वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। ठीक है जी, स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, स्टूडेंट वर्क रिकॉर्ड को हम स्टूडेंट पोर्टफोलियो कहते हैं। एंड एजुकेशन सुपरवाइजर इज वन हु, इसका मतलब प्रोवाइड प्रोफेशनल असिस्टेंस टू द टीचर। ठीक है जी, उसके बाद जी, द फोकल पॉइंट इन एजुकेशन गाइडेंस इज, इसको कहते हैं पपिल डेवलपमेंट। इट इज एन आउटकम ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग और आउटकम आपके पास लर्निंग होता है जी। द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टीचर इज टू, इसको कहता है गाइड फॉर पपल ग्रोथ, पपल कहते हैं शागिर्द को। Which is the first Islamic Institute of Education? सुफा था जी। UNESCO has proposed that a developing country must spend at least on education, तो आपके पास 6% of GNP था जी। Teachers explained and perform practically through, तो practically काम पे कहता है वो demonstration method टीचर जो है ना वो परफॉर्म करता है। Which of these is the first academy of socialization, तो इसको होम को कहते हैं फर्स्ट academy of socialization। To reflect that real situation in the artificial mental, को कहते हैं जी सिमुलेशन। टीचिंग मेथड्स एट एलिमेंट्री लेवल आर, तो इसको हम कहते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। विच टाइप ऑफ क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री फॉर ऑल, तो फ्री फॉर ऑल आपके पास होता है जी, इसको हम कहते हैं जी लर्नर सेंटर्ड मेथड। चेंज एजेंट, तो चेंज एजेंट हम आपके पास टीचर होता है, टीचर हमारा चेंज एजेंट होता है अपनी सोसाइटी का। क्वेश्चन आंसर मेथड को हम कहते हैं जी, इसको सुक्रातिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है जी, उसके टीम टीचिंग इज, तो टीम टीचिंग आपके पास होता है जी, ये टीचिंग टेक्निक है आपके पास है। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग इज यूजुअली रिलेटेड टू, तो चाइल्ड सेंटर्ड आपके पास होता है जी, ये आपके इंटीग्रेटेड करिकुलम में होता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक विच इज, तो माइक्रो टीचिंग आपके पास होता है जी, ये स्किल ओरिएंटेड होती है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था जो माइक्रो टीचिंग होती है, आपने कुछ ट्रेनिंग के वाले से कुछ चीजें आपको करवानी होती हैं, इसमें आप 5 to 10 लोगों का आपके पास ग्रुप होता है और 5 to 10 मिनट्स का ही पीरियड होता है। ठीक है, तो ये स्किल ओरिएंटेड होती है जी माइक्रो टीचिंग। उसके बाद आज हमने पढ़ना जी एजुकेशनल असेसमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट में आपने क्या कुछ पढ़ना है? एजुकेशनल असेसमेंट मतलब है कि आपका जो ना आपका इम्तहानी तरीकाकार। ठीक है जी, इम्तहानी निज़ाम। ठीक है, इम्तहान आप कैसे कैसे लेते हैं, कैसे कैसे आप टेस्ट लेते हैं, उसमें टेस्ट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, आपका जो ना आपने फाइनल जो ना एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करवाना होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सारी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिंग की। टेस्ट क्या होता है जी? टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू मेजर द particular characteristic. For example, a test of mathematics will measure the level of learner's knowledge of the particular subject or field. अब यहां से जो आपका टेस्ट से वाला क्वेश्चन सबसे वाला बनता है, वो कहते हैं टेस्ट क्या है? तो टेस्ट आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके पास टूल है। ये जो टूल क्या करता है? टूल आपको ये मेजर करके देता है, ये बताता है, ये आपको वैल्यूएट करके देता है, या ये आपको चेक करके देता है कि जनाब कोई भी बंदा है उसकी लर्निंग का लेवल इस वक्त क्या है, मीन कि उसने किस हद तक कोई चीज को लर्न किया है, सीख लिया है। ठीक है, इसको हम टेस्ट कहते हैं। अब टेस्ट की आपके पास टाइप कौन कौन सी होती हैं? एक आपके पास होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर आपके पास होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। 2 तरह के टेस्ट होते हैं। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है जी? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है पढ़ाने से पहले,
पढ़ाने से पहले, जैसे आप नेट का टेस्ट देते हैं ना, नेट का टेस्ट होता है, या आप जो ना इसमें रखते हैं एम कैट का टेस्ट देते हैं, ठीक है जी, एम कैट का टेस्ट देते हैं, फिर आप ई कैट का टेस्ट देते हैं। अब देखें एंड पे एट आ रहा है, एट एट एट, ये सारे एप्टीट्यूड टेस्ट से, ए से एप्टीट्यूड, टी से टेस्ट। ये होता है जी किसी भी क्लास को पढ़ने से पहले, मीन कि उसमें एडमिशन लेने से पहले का जो टेस्ट होता है ना, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है कि क्या ये बंदा इस काबिल है कि उसको इस क्लास में बिठाया जाए। आपकी जो आपके पास आपका जो पोटेंशियल होता है उसको चेक किया जाता है, ठीक है जी। ये आपके पास होता है, जैसे आपके पास हाँ जी एम कैट होता है, मेडिकल जो है ना आपके पास एंट्री टेस्ट होता है, ये ई कैट आपके पास इंजीनियरिंग के लिए होता है, ठीक है जी। नेट होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, कोई भी यूनिवर्सिटियों के वाले से, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जी असेस पोटेंशियल टू लर्न और परफॉर्म सर्टेन टास्क, ठीक है जी। आपका पोटेंशियल चेक करना होता है क्या ये बंदा इस टास्क के काबिल है कि नहीं। फिर होता है परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है पढ़ाने के बाद, मीन के जो आपको पढ़ाया है उसको हवाले से देखा जाए इसकी परफॉर्मेंस क्या है। असेस द एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें आपकी जो ना इसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है, आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है, और इसमें आपका पोटेंशियल चेक किया जाता है, ठीक है। ये दो बातें आपने याद कर लेनी, ठीक है। वो आपसे पूछेगा बताएं जी आईक्यू टेस्ट, ये ग्री टेस्ट जो होता है, जो आपके पास जो ना नेट का होता है, गैट का होता है, ये एम कैट होता है, ई कैट, ये कौन से टेस्ट होंगे आपके पास, सारे के सारे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं। और बाकी जो आपके पास है ना एग्जाम्स आपके होते हैं, पेपर होते हैं आपके, बोर्ड के इम्तिहान है, यूनिवर्सिटी का पेपर है, मिड है, फाइनल है, वो सारे के सारे आपके पास कौन से परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमें याद करना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टेस्ट में क्वेश्चन के कौन कौन से टाइप्स होती हैं। तो क्वेश्चन क्या आपके पास होते हैं, सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन, फिर आपके पास होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपने आपको यस और नो पे बोर्ड नहीं किया जाता, उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लें। मींस के आपने पूरा स्टेटमेंट देके, पूरा जुमला कह के या पूरा पैराग्राफ लिख के अपना आंसर देना होता है, वो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। मींस के आपके ऊपर किसी किस्म का कोई बाउंड नहीं करता कि आपने एक लफ्ज में आंसर करना है, या दो में करना है, या 20 में आपने करना है। वो ओपन एंडेड होते हैं, आप जितना मर्जी लंबा आंसर उसका दे सकते हैं, ठीक है जी। उसमें रिक्वायर्ड डिटेल रिस्पॉन्स विद नो प्री डिटर्मिन्ड आंसर्स, ठीक है जी। तो प्री डिटर्मिन्ड आंसर नहीं होते, प्री डिटर्मिन्ड होता है पहले से डिटर्मिन किए हुए। मीन कि जैसे आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव में आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कहता है इन्हीं 4 में से आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है, आप अपने पास से कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते। या जो आपके पास है ना ट्रू फॉल्स होते हैं, तो वो कहता है यस और नो, ये ट्रू या फॉल्स, इसमें से आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है। ये आपके पास होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये आपके पास कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसमें आपके पास ये जो आपके प्री डिटर्मिन्ड, आपने आंसर में से ही किसी चीज को सिलेक्ट करना होता है। ये आपके पास प्री डिटर्मिन्ड होते हैं, ये क्लोज एंडेड होते हैं। और जो ओपन एंडेड होते हैं वहां पे आप फ्री होते हैं, आप जितना मर्जी लंबा आंसर कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज के वाले से क्वेश्चन पूछता है बार बार, पार्ट्स ऑफ एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज के कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब एमसीक्यूज में आपके पास बेसिकली 3 चीजें होती हैं। एक आपके पास स्टेटमेंट होती है ऊपर, ठीक है जी। उसके नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपका ठीक होता है, 3 आपके पास गलत होते हैं। ये आपके पास एमसीक्यू होता है। और ये जो आपके ऊपर स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं स्टेम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में बार बार। ये आपके पास होता है जी स्टेम, स्टेम। और ये जो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं उनको कहते हैं ऑप्शन। उनको क्या कहते हैं जी, ऑप्शन। और इनमें से जो आपके पास गलत ऑप्शन होते हैं ना, गलत ऑप्शन दिए, उसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर्स मीन के डिट्रैक्ट करने के लिए आपको दिए होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास होता है ना, ये एक जो ठीक होता है उसको कहते हैं जी करेक्ट आंसर। उसको हम क्या कहते हैं जी, करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आ गई जी। ये आपके पास होता है जी एमसीक्यूज के पार्ट्स को क्वेश्चन पूछता है कि एमसीक्यू स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। इसमें गलत जो ऑप्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन बेसिकली एमसीक्यूज के वाले से बनते हैं, ये आपने क्लियर कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है जी कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन। कि आपके पास मेजरमेंट में, असेसमेंट में और वैल्यूएशन में क्या फर्क है, ठीक है जी। अब टेस्टिंग तो आपने क्लियर कर ली। टेस्टिंग क्या है जी, टेस्टिंग बेसिकली खुद कुछ भी नहीं है, ये एक टूल है, ये एक आपके पास एक प्रोसीजर है, ठीक है। आपको चेक करने का एक तरीका है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली जो असेसमेंट है वो आपके पास टॉपिक है। अब इसमें असेसमेंट, मेजरमेंट और वैल्यूएशन में क्या फर्क है। मेजरमेंट क्या होती है, मेजरमेंट वो होती है किसी चीज को मापना। मापना से क्या मुराद है, जब आप किसी की भी चीज की एबिलिटी को, इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और साथ उसमें आप उसमें नंबरिंग करते हैं। मीन के उसमें 100 में से 50 नंबर दे दिए, 100 में से 90 नंबर दे दिए, 100 में से 95 नंबर दे दिए। मीन के उसकी लेंथ, लाइन या अपने उसको कोई न्यूमेरिकल उसका वैल्यू देते हैं ना, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। उसको नापना, तोलना, उसको आपने क्या करना है, मेजर करना है, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। एक होती है आपके पास असेसमेंट। असेसमेंट होती है कि आपने असेस करना होता है, आपने उसको नंबरिंग नहीं करनी होती कि 2/4 या 8/10 या 90/100 ऐसा नहीं करना होता है। इसमें जस्ट आपने उसकी क्या करना होता है, क्वालिटेटिव असेसमेंट, आपने उसकी टेस्टिंग करनी होती है।
ये जो आपके पास मेजरमेंट है इसका ताल्लुक क्वांटिटी से है, क्वांटिटी से, और असेसमेंट का ताल्लुक आपके पास क्वालिटी से है, क्वालिटी से, ठीक है। द टर्म असेसमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड असाइडर विच मींस टू सिट बिसाइड। टू सिट बिसाइड मतलब एक तरफ साइड पे बैठ के किसी को ऑब्जर्व करना कि ये बंदा कैसा है, ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसको असेस करना, इसको हम कहते हैं जी असेसमेंट। फिर आपके पास होता है वैल्यूएशन। एवैल्यूएशन होता है मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों को इकट्ठा मिलाकर आप एवैल्यूएट करते हैं किसी बंदे को। मींस कि आपने असेसमेंट की, उसको आपने देखा ये अच्छा है या बुरा है, आपने उसके कैटेगरी कर ली अच्छे की, फॉर एग्जाम्पल ये बंदा अच्छा है। अब ये कितना अच्छा है, 100/100 है, 90/100 है, 80/100 है, तो ये आपके पास है कि मेजरमेंट। अब ये दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास बन जाएगी वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में आपके पास मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों होती हैं, ठीक है। तो ये आपने क्लियर कर ली, तीनों में फर्क आपने याद कर लिया। फिर आपका जो मेन टॉपिक होता है वो आपके पास होता है असेसमेंट। जो हमारा पेडागोजी में जो टॉपिक होता है हमारे पास टॉपिक होता है असेसमेंट। अब असेसमेंट को हमने ब्रीफली बड़ी डिटेल के साथ पढ़ना है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने याद करना जी पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के पर्पस क्या होता है जी। यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्पस आर बीइंग यूज्ड इन असेसमेंट। असेसमेंट के आपके पास पर्पस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको पता है डायग्नोसिस। डायग्नोज आपने करना होता है कि ये जो बंदा है, ये जो फॉर एग्जांपल आप पहले जो प्री असेसमेंट करते हैं एप्टीट्यूड के लिए, कि आप डायग्नोज करते हैं इस बंदे का लेवल क्या है, क्या ये जो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में चल पाएगा कि नहीं, सर्टेन जो भी आप टास्क उसको साइन कर रहे हैं, जिस भी क्लास में इसको एडमिशन दे रहे हैं, क्या ये उसके काबिल है कि नहीं, डायग्नोसिस के लिए। या आप असेसमेंट इस तरीके से भी डायग्नोज करते हैं कि ये बंदा जो है परफॉर्म सही नहीं कर रहा, तो ये क्यों सही नहीं कर रहा, इसके अंदर मसाइल क्या है, डायग्नोज करते हैं कि क्या मसला क्या है, किस वजह से ये बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी असेसमेंट की जाती है, ठीक है जी। फिर मेकिंग कंपैरिजन आपने करनी होती है मुख्तलिफ बच्चों के दरमियान, कि कौन सा बच्चा क्लास में अच्छा है, कौन सा बुरा है, वो कौन सा फर्स्ट पे है, कौन सा सेकंड पे है, ठीक है जी। फिर आपके पास रिपोर्टिंग अचीवमेंट्स, ठीक है जी। तो जो बच्चा जो अचीव कर रहा होता है उसको रिपोर्ट करना, उसके रिपोर्ट कार्ड्स बनाना, उसकी आपने उसको सनद वगैरह देना है, उसको डिग्री अवार्ड करनी है, ठीक है जी। फिर आपके पास रिसर्च एंड करिकुलम इवैल्यूएशन। आपने असेसमेंट करनी होती है कि आपका जो करिकुलम है वो किस लेवल तक आप बच्चों के लिए हेल्पफुल है, आपकी जो सोसाइटी है, जो आपका मुआशरा है, उसमें किस लेवल तक आपका जो करिकुलम है वो चेंज ला रहा है लोगों के रवैये में, ठीक है जी। तो ये इसकी भी आपने असेसमेंट करनी होती है। फिर है मेंटोरिंग एट नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे भी आप मेंटोरिंग कर सकते हैं कि आपके जो असेसमेंट है, जो आपका एजुकेशन निजाम है वो कैसे चल रहा है, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया असेसमेंट का पर्पज। फिर आपके पास है जी टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब पेपर में पर्पस में क्या पूछेगा, वो लिखा था पर्पस ऑफ असेसमेंट इज, नीचे लिख देगा जी डायग्नोस्टिक, फिर कहेगा रिपोर्टिंग अचीवमेंट, फिर क्या देगा रिसर्च वर्क, फिर आप कहते हैं मेंटोरिंग, या लिख देगा ऑल ऑफ अबव। तो आपने इनमें से देखना, अगर ये जो आपके पास मैंने 4 5 6 आपको बताया है, इनमें से अगर 2 3 इकट्ठे दिए हो तो फिर ऑल ऑफ अबव लगा दें। अगर इनमें से कोई एक दिया हो, बाकी जो है ना वो ना दिए हो, तो फिर आपने उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहता था जी डायग्नोस्टिक पर्पस है, और नीचे कहता था जी फाइनेंशियल पर्पस है, ठीक है जी, और उस पर आपको कहता था जी स्कूल बिल्डिंग है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सारी चीजें नहीं होती इसमें, फिर आप क्या करेंगे, इसको डायग्नोस्टिक ही लगा देंगे, ठीक है। लेकिन इनमें से वो कुछ चीजें ऐड कर देगा तो फिर आप इसको ऑल ऑफ अबव का लगा देते हैं। आमतौर पर ऑल ऑफ अबव का ही इसमें ऑप्शन आता है। फिर आपके पास टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट आपके पास क्या है जी। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में बेसिकली आपके पास होती है जी, ये आपके पास है, एक होती है प्री असेसमेंट। प्री का मतलब होता है पहले, आपने जो कुछ पढ़ाना है उसके पहले आपने असेसमेंट करते हैं कि बच्चे का इस वक्त लेवल क्या है। फिर आपके पास है जी मिड में, ठीक है जी, इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप पढ़ाने के दौरान बच्चों के साथ साथ पूछते जाते हैं कि क्या आपको समझ आ रही है कि नहीं। वो टीचर की अपनी वैल्यूएशन भी होती है कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं, एवं मैं बोलता जो बच्चों को कुछ आए ना, ठीक है। और एक आपको पता है सबसे एंड पे इसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट सबसे एंड पे फाइनल आपकी असेसमेंट होती है, ठीक है। अब इसकी में आपके जो बेसिकली जो असेसमेंट की टाइप्स हैं वो आपके पास 2 हैं, एक है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट असेसमेंट, और एक आपके पास है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। ये आपके पास 2 हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताई है ना जी, आपका प्री असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, ये मोड है, ये असेसमेंट के मोड हैं, मोड्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। हम पहले पढ़ते हैं इसकी जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ये टाइप्स ऑफ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में काफी दफा पेपर में क्वेश्चन आया है। अगर असेसमेंट के टॉपिक में क्वेश्चन देता है तो यहां से क्वेश्चन देता है वो। अब आपके पास 2 असेसमेंट, 2 आपने तरीके रखे हैं असेसमेंट के। एक आपके पास आता है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। अब नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट क्या है जी, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट क्या है, ये आप समझ लें। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पेपर आप देने जा रहे हैं FGI का या SC/ST का, या जो भी आप FPSC का PPSC का पेपर देने जा रहे हैं, इसमें आपको ये नहीं बताया जाता कि आप 40 वाला पास है, 50 वाला पास है, 60 वाला पास है या 80 वाला पास है। ऐसा हरगिज आपको नहीं बताया जाता। इसमें क्या होता है, आपकी एक नॉर्म है,
नॉर्म रेफरेंस है। रेफरेंस आपका क्या है, नॉर्म में क्या मतलब है, आपके पास सीटें हैं फॉर एग्जांपल 700 सीटें हैं, आपका रेफरेंस 700 है कि पहले 700 बच्चे हैं उनको सीट मिल जाएगी, बाकी सारे फेल होंगे। अब पहले 700 बच्चे जो हैं, हो सकता है वो ये 90 से स्टार्ट करते करते ये 45 पे आके आखिरी बच्चा 700 पे बने, हो सकता है आखिरी बच्चा 46 पे खत्म हो जाए, हो सकता है आखिरी बच्चा 70 पे खत्म हो जाए, हो सकता है आखिरी बच्चा 80 पे खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने वाला पास है कितने वाला फेल है। ये आपके पास होती है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। ठीक है जी, असेसमेंट दैट कंपेयर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टू लार्ज ग्रुप, मींस के एक बंदे की परफॉर्मेंस दूसरे सारे ग्रुप के साथ इसकी परफॉर्मेंस को आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है इस सारे ग्रुप में से कितने नंबर पे है, कि क्या ये सबसे बेहतर है, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, क्या ये इससे बेहतर एक बंदा है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, इससे बेहतर 3 बंदे हैं, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, इससे बेहतर 699 बंदे हैं तो ये 700 नंबर पे आ जाएगा, इससे बेहतर अगर 700 बंदा मौजूद है तो ये 701 नंबर पे आ जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होती है नॉर्मल रेफरेंस असेसमेंट। उसके बाद आते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। क्राइटेरियन असेसमेंट आपने क्राइटेरिया पहले सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोर्ड के इम्तिहान देते हैं, मैट्रिक, एफएससी का, बीएससी का, एमएससी का, बीएड का, एमएड वगैरह जो भी आप करते हैं, एमफिल, पीएचडी, उसमें आपको बताया होता है कि जनाब 100 में से 33 वाला पास है या 100 में से 40 वाला पास है। अब ये क्राइटेरिया आपने फिक्स कर दिया 40 वाला, अब इस 40 में से हो सकता है सारे के सारे बंदे 40 नंबर लेते हैं, इसका मतलब सारे के सारे पास हैं। लेकिन नॉर्म रेफरेंस में सारे के सारे पास नहीं होते, उसमें जो आपने नॉर्म सेट किया हुआ है ना, जो इखलाकियात आपने सेट की हुई है, जो आपने मेरिट रखा हुआ है, उस मेरिट को जो लोग अचीव करेंगे वो पास होंगे, बाकी वो फेल हो जाएंगे नंबर ऑफ सीट्स के हवाले से। लेकिन क्राइटेरिया में आपने सबसे पहले क्राइटेरिया उसका सेट कर दिया होता है। उसके बाद अब आपके पास है मोड्स ऑफ असेसमेंट। अब मोड्स ऑफ असेसमेंट में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपके पास है प्लेसमेंट असेसमेंट। अब प्लेसमेंट असेसमेंट क्या जी, असेसमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द लर्नर्स। ये है जी जब आप किसी भी एंट्री टेस्ट को आप प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट की ही एक टाइप है। कैसे है कि जब आप पेपर देने जाते हैं, आप किसी भी इदारे में एडमिशन लेना जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेके आपको बताते हैं कि ये आपका जो बच्चा 9th क्लास का है, 8वीं क्लास का जो इसकी एबिलिटी है, या 7th में ये दाखिल होने की एबिलिटी इसमें है। ठीक है, ये होता है प्लेसमेंट असेसमेंट। उसकी प्लेस को बताया जाएगा, इस वक्त इसकी प्लेसमेंट क्या है, इस वक्त ये किस क्लास में चल सकता है, कहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। यह आपके पास है प्लेसमेंट असेसमेंट। फिर आपके पास है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट है कि आपने जब पढ़ाना शुरू कर दिया, सबसे पहले पढ़ाने से पहले आपने प्लेसमेंट असेसमेंट कर ली, किस वक्त बच्चे कहां पे हैं, फिर आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने के दौरान साथ साथ आप क्या करते हैं, आप बच्चों से पूछते जाते हैं क्या इस बात की समझ आई है कि नहीं। एक क्वेश्चन करवा लिया, फिर आपने उस क्वेश्चन के हवाले से कुछ 2-3 पॉइंट बच्चों को पूछ लिए, क्या इनको समझ आई है कि नहीं। तो ये आते हैं ड्यूरिंग द लेसन। तो ड्यूरिंग द लेसन आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। अब ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, बेसिकली टीचर अपनी असेसमेंट कर रहा होता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं। ये होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लेक्चर। क्वेश्चन यही पूछेगा कि आपके पास जो जी ड्यूरिंग द लेक्चर कौन सी असेसमेंट होती है, आफ्टर द लेक्चर कौन सी असेसमेंट होती है, बिफोर द लेक्चर कौन सी असेसमेंट होती है। ठीक है जी, अब आपके पास है जी फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लेक्चर। फिर आपके पास है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट की, आपको लगा कि ये जो 3 बच्चे हैं ना, इन बच्चों को समझ नहीं आ रही, बाकी 27 बच्चों को समझ आ रही है, टोटल आपके पास फॉर एग्जांपल 30 की क्लास है। आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये 27 बच्चों को समझ आ गई है, ये 3 बच्चों को समझ क्यों नहीं आई, इसका डायग्नोज करेंगे, इसका पर्पस क्या है, क्या वजह है, क्या इसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, इसको उनको क्यों नहीं समझ आ रही, क्या उनको वॉइस का प्रॉब्लम है, क्या उनको सेहत का इशू है, क्या उनको आवाज नहीं जा रही, क्या वहां पे उनके पास बुक नहीं है, क्या उनके पास लाइट सही नहीं है, क्या उनके पास हवा नहीं पहुंच रही। आपने डायग्नोज करना होता है कि आपका मसला जो है उसके पीछे रीजन क्या है। इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। फिर आपने डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर ली, फिर आपने एंड पे करनी होती है समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट क्या होती है, आपका फाइनल एग्जाम होता है। अब इनमें से क्वेश्चन में आपके क्या फर्क ये भी होता है, ये जो आपके पास प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव या डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है ना, इसमें आप बच्चों को चांस देते हैं इंप्रूवमेंट का। फॉर एग्जांपल आपने क्लास का टेस्ट लिया डेली का, ठीक है, उसमें से बच्चे के नंबर आए हैं 9-10 में से, आप कहते हैं ये जो आपका गलत हुआ है ना, ये इस वजह से गलत हुआ है, आपने नेक्स्ट टाइम इसको गलत नहीं करना, आप इसको ठीक कर लें। तो ये आपके पास क्या है जी, आपने उसको इंप्रूवमेंट का चांस दिया है कि आप इंप्रूव कर लें अपने आप को। लेकिन जो आपकी समेटिव असेसमेंट होती है, जो फाइनल एग्जाम होता है, इसमें इंप्रूवमेंट का चांस नहीं होता। अगर एक बच्चे का फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक में 1100 में से आपके पास 900 नंबर आ गया है, तो वो 900 ही रहना उसका। अब आप उसको ये नहीं कहेंगे ये आपका गलत है, आप इसको ठीक कर लें, मैं आपका नंबर अगले साल 1000 कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। तो समेटिव असेसमेंट आपकी एंड पे होती है, सबसे एंड पे,
ठीक है जी। आपने जब फाइनल अपने बच्चों की असेसमेंट करनी होती है और समेटिव असेसमेंट में आप क्या करते हैं, बच्चों को इंप्रूवमेंट का टाइम नहीं देते हैं, ठीक है जी। फिर आपके पास है परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट है जी, असेसमेंट दैट रिक्वायर लर्नर टू डिमोन्स्ट्रेट स्किल थ्रू रियल वर्ल्ड टास्क। क्या बच्चों को कहते हैं परफॉर्म करके दिखाएं। ये इसको समझ लें कि बच्चे का जब प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल लेते हैं मैट्रिक, एफएससी, बीएससी वगैरह का, तो प्रैक्टिकल इसको कहते हैं परफॉर्म करके दिखाओ भाई, ठीक है। ये परफॉर्मेंस असेसमेंट है। फिर आपके बाद ऑथेंटिक असेसमेंट है। अब ऑथेंटिक असेसमेंट क्या है जी, असेसमेंट दैट फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस इन कॉन्टेक्स्ट। एग्जांपल टूल मेथड, रियल वर्ल्ड टास्क, सिमुलेशन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। क्या है जी कि आपने कोई भी जब वो प्रैक्टिकल करके आपको दे रहा है बच्चा, उसकी ऑथेंटिसिटी आपने चेक करनी है कि क्या ये जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है उसकी ऑथेंटिक भी है कि नहीं, ये ठीक कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये आपके पास होते हैं ऑथेंटिक असेसमेंट। या इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि जो आप असेसमेंट कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं, तो असेसमेंट ऑफ असेसमेंट भी हम ऑथेंटिक असेसमेंट को कहते हैं। फिर आपको पता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट होती है अपने आप को खुद ही आपने असेस करना होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर आपके पास है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट होती है दो बच्चे आपस में, ये इसकी असेसमेंट करेगा, ये इसकी असेसमेंट करेगा। पीयर कहते हैं दोस्तों को, ठीक है जी। फिर आपका है पोर्टफोलियो असेसमेंट। अब पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होती है कि बच्चा जो भी पढ़ता है, सारा साल हम पढ़ाते जाते हैं, उसको कहते हैं हम अपना पोर्टफोलियो तैयार करते जाएं। मीन के जो भी आपने वर्क किया है इसको हम कहते हैं होमवर्क कापी। जो बच्चे की होती है ना होमवर्क की कापी, वो क्या होता है बच्चे की परफॉर्मेंस होती है पूरे साल की, उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट। बच्चे का जो वर्क किया होता है, उसने पूरा अपना जो काम है उसका हिस्ट्री जो है ना, वो सारी सारी उसने एक बंडल में या एक नोटबुक में या आपने एक बुक में उसने लिखी होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट। फिर आपके पता है जी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ये है जी इनफॉर्मल नोट्स टेकन बाय टीचर टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द लर्नर्स बिहेवियर। ये टीचर जो साथ साथ पॉइंट्स नोट करता जाता है अपने क्लास के दौरान कि ये जो बच्चा है ये सोया हुआ था, ये अच्छा पढ़ रहा था, ये टाइम नहीं दे रहा, ये टाइम सही दे रहा है, ये लेट आ रहा है, ये जल्दी आ रहा है, ये सारे ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है जी। रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट क्या होती है जी, असेसमेंट यूजिंग प्री डिटरमिन्ड स्कोरिंग क्राइटेरिया एंड लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है जी। इसमें आपके पास ये जो आप क्विज वगैरह होते हैं, ठीक है, चेकलिस्ट वगैरह, ये आपके पास होती है, ये रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट होती है। फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग क्या होती है जी, यूनिफॉर्म असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड एंड स्कोर्ड कंसिस्टेंटली टू इंश्योर फेयरनेस, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है कि टेस्ट का आपने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, सबको आपने एक ही तरीके से ट्रीट करना है। फिर ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट है, जैसे आपने डायरेक्ट ऑब्जर्व करना है, बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है जी। आप उसको ये नहीं है, एक तो होती है ना आपके पास स्टैंडर्डाइजिंग टेस्टिंग है कि आपने बच्चे को नहीं देखा, आपने सिर्फ उसका पेपर देखा है, लेकिन ऑब्जर्वेशनल किया आपने डायरेक्ट बच्चों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है जी। ये उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है, ठीक है जी, उसकी लैंग्वेज, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, ये ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट होती है। फिर आपके पास है अडेप्टिव असेसमेंट। अडेप्टिव असेसमेंट क्या है जी, असेसमेंट दैट अडेप्ट क्वेश्चन डिफिकल्टी बेस्ड ऑन लर्नर रिस्पॉन्स, ठीक है जी। आपके पास क्या है जी, ये जो आपका लर्नर्स का रिस्पॉन्स होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करने, आपने असेसमेंट को अडेप्ट किया। जो बच्चे ने आपको रिस्पॉन्स किया उसके अकॉर्डिंग टीचर ने अपना असेसमेंट का जो अपना डिलीवरी का मेथड है उसने चेंज कर लिया, उसको कहते हैं जी अडेप्टिव असेसमेंट। मींस के जो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा उसके रिस्पॉन्स के मुताबिक टीचर अपने आप को उसमें चेंज करने की कोशिश करेगा, अडेप्ट करने की कोशिश करेगा कि ये बच्चा जो है ना, उसको ये फॉर एग्जाम्पल बच्चों को पूछेंगे बेटा आपको समझ क्यों नहीं आ रही, तो वो कह रहे हैं सर आप ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं, हमें साथ उर्दू भी पढ़ा में भी बोला करें। तो वो कहेगा, वो अडाप्ट करेगा कि भाई आप मैंने ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलनी, बल्कि क्या करना है बच्चों को उनकी अपनी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में उसको पढ़ाने की कोशिश करनी है। या वो कहता है सर आप जल्दी जल्दी बोल देते हैं, थोड़ी स्पीड अपनी स्लो करें, तो वो अडाप्ट करेगा कि भाई ये मैं स्पीड स्लो करूँ। ये अडेप्टिव असेसमेंट आपकी बन गई, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया, असेसमेंट का टॉपिक था, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर आपके पास इसका टेस्ट मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये टेस्ट 10 नंबर का टेस्ट है, इसको आपने पढ़ना है, देखना है। अगर आप सारा लेक्चर पढ़ के उसको सुन के याद करके फिर आप ये टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सारा टेस्ट ये हो जाएगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह ये टेस्ट भी सबसे पहले कराऊंगा, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ जाएंगे। टोटल 30 लेक्चर में इंशाल्लाह आपका पेडागोजी कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।